नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। रीट प्री का हम देख रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये टॉपिक हमने देख लिया। आज का टॉपिक है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता नाम से पता चल रहा है कि साक्षरता जो है, यानी कि कोई भी बालक है, कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भाषा पढ़ या लिख सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। स अक्षर यानी अक्षर का ज्ञान, बुनियादी का मतलब बेसिक, और उसको संख्या ज्ञान। तो यहाँ पे है ये बाल्य अवस्था के लिए। तो यहाँ पर हम बालकों की बात करेंगे कि जो बालक है वो तीसरे में पढ़ रहे हैं, चौथे में पढ़ रहे हैं, पहले में पढ़ रहे हैं, तो उनको उसके लेवल का होना चाहिए ज्ञान उनको। और उनको संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए, संख्या को देखना, पहचानना, जोड़ करना, बाकी करना, छोटी छोटी संख्याएं जो है उनके लेवल के अनुसार, इसी पर फोकस किया गया है। तो इसका जो मूल स्रोत है जो कि एनईपी में जारी किया गया था, उसी पीडीएफ के माध्यम से हम सीधे सीधे पढ़ते हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक दिया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सीखने के लिए पूर्व शर्त क्या है। तो बुनियादी साक्षरता है, संख्या ज्ञान है। अगर संख्या का ज्ञान ही नहीं है तो फिर बालक आगे कैसे सीखेगा। अब आगे उसको पाई, क्षेत्रफल वगैरह बता रहे हैं, उसको संख्या का नहीं आ रही है बेचारे को, तो इसलिए पूर्व शर्त है। तो यहां ध्यान रखना, मैं पूरा पढ़ देता हूं, आपके हाईलाइट भी है सभी विद्यालयों के, आपको आनंद आएगा। आप इसको पढ़िए, देखो कितनी गहन बातें की गई है, और वही बातें जो आप जानते हैं, सरल है, कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं चीजों को, काफी सरल है ये। तो यहाँ पे हाँ ये था ना, सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने, सभी विद्यालय कौन से, निजी और सरकारी, और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में, जैसे वो आगे जाता है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है। आज आपको जो पहाड़े याद है, जितना का भी आता है आपको, 10 का, 12 का, 15 का, वो आपको याद करो स्कूल में जब आपको रटाए गए थे, पढ़ाए गए थे, समझाए गए थे, या ग्रुप में बुलाए गए थे, तभी से याद है। तो और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। आपकी नींव मजबूत होगी तभी तो उसके ऊपर एक मजबूत इमारत खड़ी हो पाएगी। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी जो सर्वेक्षण है, उससे यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में बहुत कम सीख रहे हैं बच्चे। तो ये कोई शिकायत नहीं है, ये बताया गया है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में, यानी जो छोटे बच्चों की 1 से 8 की, 5 की, बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी ने, जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ है, ये आप ध्यान रखना कि लगभग 5 करोड़ बच्चे हैं भारत में जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान नहीं सीखा है। इसलिए आपके देखो टॉपिक में जोड़ा गया है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान उनको नहीं है। तो अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ना, जैसे सामान्य लेख, जैसे मान लो उसे ये लाइन ही पढ़वा दो। अब तीसरे के बच्चे को, चौथे के बच्चे को मान लो नाम नहीं आ रहा है, कु, छ, बु, नी, अगर वो ऐसे कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, सामान्य लेख को पढ़ना, समझना, अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता नहीं है। इसलिए इस पर फोकस किया जाएगा नई शिक्षा नीति में। दूसरी बात 2.2, सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से, अर्जेंट, एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। तो यह भी ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मूलभूत साक्षरता को किस प्रकार से लिया जाएगा। तो एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं रेड कलर से। जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा, कि कम समय में प्राप्त करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक, ये ध्यान रखना, कक्षा 3 यानी पहले तो वो होगा प्री प्राइमरी में, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा, ये क्यों लगा रहा हूं मैं,
कि कौन सी कक्षा तक के लिए लक्ष्य रखा गया है बुनियादी शिक्षा का और संख्या ज्ञान का। ठीक है, मूलभूत साक्षरता या फिर बुनियादी साक्षरता, एक ही बात है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कक्षा तक, तो आपको लिखना है तीसरी कक्षा तक आ जाना चाहिए। मानते ना आप इस बात को? शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है 2025? भाई ये 20 में बनाई था ना, तो 5 साल उस समय बड़े लग रहे थे, अब 2025 तो आ गया, आने वाला है, कितना क्या हासिल हुआ। तो इसके लिए एक परख एग्जाम भी लिया जाता है, परख। इसका मैंने करंट अफेयर में कहीं पढ़ाया था। कक्षा 3, 6 और 9 के जो बच्चे हैं उनका ये राष्ट्रीय स्तर पे पेपर आता है। कक्षा 9 का हमारी स्कूल में लगा था, बड़ा खतरनाक यूपीएससी आरपीएससी लेवल का पेपर था। उसमें पैराग्राफ है, उसमें से प्रश्न ढूंढने हैं, प्रश्न बड़े बड़े हैं, भाषा भी काफ़ी जटिल है, विज्ञान के, गणित के, पर्यावरण के ऐसे प्रश्न थे, हिंदी के। और हर बच्चे के पेपर भी अलग अलग टाइप का, क्वेश्चन आगे पीछे घुमा के, कुछ एक की क्वेश्चन मान लो मिल रहे होंगे, बाकी अलग अलग थे। तो वो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, उसमें अलग लोग आते हैं परीक्षा लेने के लिए, पेपर आता है बाकायदा एकदम पैक किया हुआ, तो वो जांच के लिए ही है। तो सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कौन से सन तक जो है ये रखा गया है? तीसरी कक्षा तक हो गया, 2025 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां से बन सकता है। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे मूलभूत स्तर तक पढ़ना, लिखना और अंकगणित। तो अब आ जाए कि भाई बुनियादी आवश्यकता क्या है, ये अगला क्वेश्चन नंबर 3। बुनियादी आवश्यकता ये है कि भी उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए और अंक गणित भी बेसिक आनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाए उसको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, चौथा ऑप्शन, वो गलत हो जाएगा। या उसको मान लो वर्गमूल घनमूल आने चाहिए, गलत हो जाएगा। कुछ भी अगला चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब क्या कहलाता है, शिक्षा मंत्रालय। और कौन है शिक्षा मंत्री? मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान ही होंगे। एमएचआरडी द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। यानी ये कोई मामूली चीज नहीं है जो आपके टॉपिक जोड़ा है, इस पे एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च होगा कि भी इसको कैसे बढ़ाया जाए। बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 5वीं में हो गए, 8वीं में हो गए, किताब पढ़ने नहीं आ रही, तो उनके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता, तो मूलभूत सार्वभौमिक का मतलब सबके लिए, सबको, और संख्या ज्ञान, ये ना टॉपिक में बार बार आ रहा है, के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों लक्ष्यों की पहचान करेंगे और उसकी प्रगति को जांचेंगे। ठीक है ना, तो ये बात है। तो एक तो है 2025 तक और एक है तीसरी कक्षा तक, बुनियादी या मौलिक या मूलभूत सार्वभौमिक साक्षरता। क्लियर? अगली बात 2.3, सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पद जो है ना उनको जल्द से जल्द भरो। गुरुजी नहीं है या एक ही है तो पोसार बनाएं, डाक भेजें, बीएलओ का काम करें, क्या क्या करें, तो रिक्त पद भरो और समयबद्ध तरीके से भरा जाए। विशेष रूप से जो वंचित क्षेत्र है, दूर दराज के, ढाणी गांव वगैरह के, उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक और बच्चों का अनुपात दर ज्यादा है, जहां साक्षरता की दर निम्न है, साक्षरता दर तो कम है, बच्चे ज्यादा हैं, गुरुजी कम है, वहां स्थानीय शिक्षक यानी वहां के लोकली कोई पढ़े लिखे को ले आओ, या फिर स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षक जो वहां की लोकल बोली जानता हो, वहां की भाषा में बात करता हो, तो बच्चे उन गुरुजी से एकदम फेमिलियर हो जाते हैं। नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो यहां अगला क्वेश्चन बनेगा कि ज्यादा फोकस किस पर होगा, स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा का शिक्षक, स्थानीय भाषा से परिचित, तो लोकल लैंग्वेज पर बल दिया जा रहा है।
अगली बात यह है, अब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यहाँ 4 लाइन दे दी, कौन सा सत्य है सत्य नहीं, वहां भी हो सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 हो, यानी बच्चे सामने बैठे हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके 30 बच्चे बैठे हैं और एक गुरुजी, तो 30:1 होना चाहिए। ये आपने आरटी में भी है और इसको लेकर क्वेश्चन भी आता है, तो यहां से चौथा क्वेश्चन आपके बन सकता है कि 30:1 होना चाहिए। और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में, जैसे ऐसे बच्चे जो वंचित है, दुर्लभ और वंचित समूह आते हैं ना, उन क्षेत्रों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात यानी पीटीआर 25:1 से कम हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये 25:1 वाला तो शायद आपने पहली ही बार पढ़ा होगा, 30:1 तो आरटी में पढ़ते हैं। तो नॉर्मली 30 बच्चों पे एक गुरुजी, और बच्चे वंचित हैं, पिछड़े हैं, तो उनके लिए फिर 25 पे एक गुरुजी। ठीक है, क्लियर? 25:1 याद रह जाएगा। अगला, कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को, मान लो है तो दूसरी में, परंतु नॉलेज उनको कच्ची पे लिखा है, उनको मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास यानी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, संबलित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, अगला 2.4, पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, ये तो है आपके टॉपिक, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा, और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली, यानी कि मूल्यांकन भी इस प्रकार का हो। विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों को सीखना, ट्रैक किया जाएगा कि क्या चल रहा है, और सामान्यतः पढ़ना, ये ध्यान रखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, वो एक ट्रिक होती थी ना सुबह पहले, जैसे ये तरीका होता है भाषा सीखने का, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये भाषा का तरीका होता है, भाषा ऐसे सीखता है बालक। ठीक है, तो पढ़ना, लिखना, बोलना, इतना आप याद रखना, फिर गिनना और अंक गणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। अब मान लो आपके ये शब्द घुसा दिया गणितीय चिंतन, आप सोचोगे तो कोई हाई लेवल की चीज होगी, नहीं, ये बुनियादी साक्षरता में है कि वो थोड़ा बहुत सोच सके, थोड़ा बहुत कुछ गुणा वगैरह कर सके। मान लो कह दिया कि 1 किलो के भाव 60 रुपए हैं, तो 200 ग्राम के कितने हैं, अब तो चिंतन किया, सोचा। तो ऐसे विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा, और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, अब इसको हमने पढ़ लिया है कम से कम अब तक 8-10 बार, नाम ले लिया 15 बार, पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक गेट पाठ्यक्रम को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। इन जो पाठ्यक्रम चल रहा है ना, उस पर भी चिंतन होगा और नया पाठ्यक्रम बनेगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम भी नए सिरे से डिजाइन किया जाना चाहिए या जाएगा। अगली बात, वर्तमान समय में ECCE, ये पता ना क्या है? ये मतलब जो एलिमेंट्री, जो चाइल्ड है, जो छोटा बच्चा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, उनके लिए कि सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण जो प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। स्कूल में आया, बच्चे आगे निकल गए, पीछे रह गया। इसलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी आपको पता ही है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, एनसीईआरटी एंड ट्रेनिंग, इसी प्रकार से राज्यों में एससीईआरटी होती है, और राजस्थान वाले का नाम RSCERT कर रखा है। ये कंप्लीट स्कूल व्याख्याता के मैनेजमेंट के कोर्स में भी है, एजुकेशन मैनेजमेंट के, और ये मैंने कंप्लीट करवा भी रखा है ये स्कूल प्राइम ऐप पर। तो बात क्या आ रही है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का पले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है
कि एनसीईआरटी बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कक्षा के लिए प्ले आधारित स्कूल बनाएगी? कक्षा 1 के लिए। या फिर कक्षा 1 के लिए प्ले आधारित स्कूल बनेगा, कितने महीने का होगा? तो 3 महीने का। फैक्ट ऐसे निकल सकते हैं, 3 महीने का एक प्ले आधारित स्कूल, खेल आधारित स्कूल, स्कूल तैयारी मॉड्यूल। और कौन बनाएगी? एनसीईआरटी। वहां और ऑप्शन आ सकते हैं, सीटीई या कोई और, जिसमें गतिविधियां होगी, वर्कबुक होगी, अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार, संख्या शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठी, साथ वाले बच्चे भी मदद करेंगे और अभिभावक का भी योगदान लिया जाएगा कि घर पे भी थोड़ा थोड़ा करवाओ, और सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। अगला पॉइंट 2.6, यानी 2 चल रहा है ना बुनियादी, उसी में द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फोर है, फोर ऑफ नहीं है, फोर है, फोर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट में, तो बनता है फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से दीक्षा की फुल फॉर्म। तो ये क्या है? एक ऐप है, आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। एक पोर्टल भी है, वहां पे सारी एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी की किताब पे क्यूआर कोड को स्कैन करोगे सीधा पाठ खुल जाएगा। गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए काम का है। तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, इस पे प्रशिक्षण भी होता है गुरुजनों का। तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जो टॉपिक है आपके, पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, किस पर भंडार बनेगा, मिलेगा? दीक्षा ऐप पर, ठीक है। यानी बहुत कंटेंट उस पर उपलब्ध करवाएंगे, बच्चे वहां से भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे बस मोबाइल में गेम नहीं चलाने लग जाए। और तकनीकी दखल शब्द देखो कितने शानदार, तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा, पहले चेक करेंगे फायदा हो रहा है क्या, फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो भाषाई बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे, ये एक बड़ा संकट है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ये अध्ययन से पता चला है, जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं तो यह काफी प्रभावी होता है। आप देखना, आप घर पे अकेले बच्चे को पढ़ाओ, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, खेलने लग जाएगा, इधर उधर देखने लग जाएगा। और स्कूल में बच्चे कई बार सबते ही सीखते हैं। कैसे? 20 बच्चे बैठे हैं, एक बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहा है, अब मान लो पहाड़ी बोल रहे हैं 1 2 2 बी 2 4 3 2 6। अब कुछ बच्चे आगे तेज बोल रहे हैं, कुछ धीरे बोल रहे हैं, कुछ इधर उधर देखते बोल रहे हैं, बी 2 6 बी 2 6 ऐसे कर रहा है। तो उससे क्या होगा, वो उस माहौल में ढल रहा है तो वो सीखता जाता है। तो ग्रुप में बच्चे ज्यादा सीखते हैं स्कूल में। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान रखते हुए सरकार सभी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। पीयर मतलब शायद पेयर होगा, जोड़ा, ट्यूटरिंग जोड़े से, ग्रुप से सीखना। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलेंटियर, यानी ऐसे कुछ स्वयं सेवक भी भर्ती किए जाएंगे, गांव के पढ़े लिखे लोग जो इस बड़े पैमाने पर अभियान में भाग लेंगे। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य, जैसे मान लो कोई गांव है उसमें अनपढ़ बच्चे हैं और एक को पढ़ा लिखा लड़का है, वो 10वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है। अब एक लड़का एक को पढ़ाए तो मान लो 10वीं में उस स्कूल में 20 बच्चे हैं तो 20 नए साक्षर बन गए ना। तो किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा। तो ये भी एक मिशन होगा एक एक के लिए, समझ गए ना, एक एक के लिए। और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन दिया जाएगा। इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलेंटियर्स, अब यहां से ये चीज आ सकती है आपके क्वेश्चन के रूप में, इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में। तो पीयर ट्यूटरिंग, अब बढ़ावा नहीं होता ना ये शब्द, तो सोचते हैं ये क्या होता है। और वॉलेंटियर को बढ़ावा दिया जाने के लिए नवीन मॉडल स्थापित किया जाएगा। अगला 2.8, ठीक है। अगला बिंदु, सभी भारतीय भाषाएं और स्थानीय भाषाएं, लोकल लैंग्वेज
अब नॉर्मली तो क्या होता है कि हम नॉर्मल अपनी भाषा बोलते हैं, जैसे मारवाड़ी या किसी, तो थोड़ी शर्म महसूस करते हैं कि पढ़ा लिखा है तो हिंदी बोलेगा, या फिर अंग्रेजी बोल रहा है तो और ज़्यादा। तो अंग्रेजी भी ज़रूरी, हिंदी भी ज़रूरी, परंतु छोटे बच्चों के लिए लोकल लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कई गार्जियन क्या करते हैं कि खुद तो बोलते हैं घर में मारवाड़ी, बच्चों से कहते हैं हिंदी में बात करो, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं तो उनको इंग्लिश बोलने के लिए घर पे उन पर प्रेशर डालते हैं। अब बच्चा मान लो मारवाड़ी में कोई बात जितनी खुल के कहेगा, है ना, उतनी वो हिंदी में नहीं कह पाएगा और इंग्लिश में उतनी कह नहीं पाएगा। तो फिर उसका जो शब्द भंडार है ना, और उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति है बार बार पूछने की, वो फिर दब जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो अपने आरटी में भी कहा गया है कि लोकल मातृभाषा, मातृ का मतलब जो उसकी माँ बोलती है, घर में बोलते हैं वो भाषा, उसमें जो है ना वो होनी चाहिए। आप देख लो, आप कितने फॉर्मल हो, दूसरों के सामने आप जिस फॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, आप अपने किसी घर वाले की बात करोगे या फोन पे बात करोगे तो आप अपनी भाषा में बात करोगे, तो वहां अपनत्व भी होता है। तो दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य स्थानीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा, और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए आवश्यकता अनुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद भी होंगे, उसमें तकनीक से भी हो जाते हैं आजकल अनुवाद, गूगल से, आपको पता ही है। और देश भर में पढ़ने की संस्कृति के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालय लगाए जाएंगे, डिजिटल पुस्तकालय भी होंगे, और गांव में स्कूल लाइब्रेरी होगी जिसमें गांव के लोग आ सकते हैं। बुक क्लब होगा जिसमें सदस्य बनते हैं और स्कूल में या फिर सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जा सकते हैं। तो पढ़ने की संस्कृति विकसित होगी। पढ़ने की संस्कृति जरूरी है, कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, परंतु पढ़ना भी अभी भी उतना ही जरूरी है। तो इस प्रकार से ये होगा। अगला 2.9, जब बच्चे कुपोषित होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो फिर वो कम सीख पाते हैं, सीख नहीं पाते, इसलिए स्वास्थ्य जरूरी है। और बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी योग वगैरह से ठीक हो, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए पुष्टिकर भोजन, अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, वो सब होंगे। और सभी विद्यालयों में जांच होगी स्वास्थ्य की। और कई सारे अध्ययन से पता चला है कि सुबह के समय एक साथ ही साथ अब अपार आईडी और बन रही है विद्यार्थियों की, APAR है या APR ऐसा कुछ है, अपार आईडी, तो वो एक परमानेंट आईडी होगी। अब कई सारे अध्ययन से पता चला है कि सुबह का जो पौष्टिक नाश्ता होता है ना, उसके कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का दिन अधिक प्रभावी होता है। अब बच्चा सुबह सुबह स्कूल आया, नाश्ता करके आओ, केवल चाय पी के मत आओ, खाली पेट मत आओ, नाश्ता करके आ गए, अब फ्रेश माइंड में सुबह सुबह गणित है, अंग्रेजी है, कोई और कठिन विषय है, उसको पढ़ लो। इस उत्पादक और प्रभावी समय, सुबह का प्रोडक्टिव टाइम होता है, उसका लाभ उठाना चाहिए सुबह और दोपहर में। अब साथ ही साथ देखो क्या होगा स्कूलों में, सुबह भी और दोपहर में भी। अभी दोपहर में मिलता है ना मिड डे मील, दोपहर का भोजन, अब सुबह मिलेगा नाश्ता और दोपहर में मिलेगा भोजन। और पका हुआ गर्म भोजन मान लो नहीं हो व्यवस्था गांव में, कई ऐसे दूर दराज के इलाकों में, वहां क्या होगा, वहां पे कुछ पौष्टिक चीजें, जैसे मान लो गुड़ और मूंगफली दे दिया, या गुड़ और चना दे दिया, या स्थानीय स्तर पे कोई चीज फल बन रहा हो वहां का लोकल, वो दे दिया। तो ये साथ ही साथ टीकाकरण, जो भी टीके लगते हैं वो हो गए 100%, साथ ही साथ हेल्थ कार्ड भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आई बात आपके, हमने क्या पढ़ा, टॉपिक क्या था आपके। तो देखो पुनः मैं आपको सीधा सिलेबस दिखाता हूं, और देखो क्या लिखा हुआ है, बुनियादी साक्षरता, समझ में आया ना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, तो कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए, 2025 तक का टारगेट है। एनसीईआरटी इस पे काम करेगी, राष्ट्रीय मिशन चलेगा। पौष्टिकता भी जरूरी है, इसके लिए सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा, और नाश्ता अगर तैयार नहीं है, बनता नहीं है, तो वहीं पे कोई गुड़ वगैरह ऐसे। उसके अलावा क्या था, हमने क्या पढ़ा, प्रशिक्षित लाइब्रेरी वगैरह बनेगी, प्रशिक्षित लोकल स्थानीय शिक्षक नियुक्त होने का प्रयास होगा, और उसके अलावा क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। सब चीजें हैं इसमें, समझ में आ गई बात। स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र। अगला, अब देखो अगर पढ़ लिया ना तो आपके लिए सरल हो गया, यह बुनियादी साक्षरता एकदम सरल हो गया। मूलभूत साक्षरता, बुनियादी साक्षरता, अंकों का ज्ञान, गणितीय चिंतन,
पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए। ये बुनियादी साक्षरता है। और संख्या ज्ञान ये होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे वो भी आपने देख लिए। अब है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। पढ़ेंगे तो ये भी सरल लगने लगेगा। इसके बीच में एक टॉपिक और इन्होंने दे रखा है, परंतु वो आपके है नहीं। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों तक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। थोड़ा सा देख लो, ड्रॉप आउट क्या होता है? पता है क्या होता? क्या है कि स्कूलों में बच्चे हाथ हो जाते हैं। जैसे प्राइवेट में मान लो फीस लगती है, सरकारी में फ्री है, तो बच्चे आ गए, नाम लिखा दिया, या मान लो गुरुजी गए कि भेजो भी स्कूल बच्चों को, अभियान चलाओ, ले आए, बच्चा आ गया, नाम लिख दे रहा, भाई नहीं रहा, मुंह नहीं दिखा रहा, उसे कहते हैं ड्रॉप आउट। पहली क्लास पढ़ी, दूसरी में गायब हो गया, तीसरी में हो गया, 6 महीने आया गायब हो गया, 2 दिन आया गायब हो गया, तो ड्रॉप आउट बोलते हैं उसको। कि नाम तो लिखा दिया, नामांकन तो हो गया, पर स्कूल आ ही नहीं रहा। फिर कहाँ जा रहा है वो? खेतों में जा रहा है, या कोई पशु वगैरह चरा रहा है, या फिर ऐसे घूम रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, घर का काम कर रहा है, परंतु आ नहीं रहा। उसे क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट। तो व्यवस्था में ठहराव जरूरी है। इस पर भी अब यहाँ थोड़े डाटा ज्यादा है और ये आपके टॉपिक दिया नहीं है, अगलों ने इसको जानबूझ के छोड़ा है, तो फिर आपको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक दिए हैं वो वही पढ़ लो, वहीं वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगला टॉपिक है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। ठीक है, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, टीचिंग जो है ना उसका शास्त्र, वो क्या हो गया? तो शास्त्र तो मतलब जैसे अब होता है ना अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, तो वैसे हिसाब से टीचिंग नॉमी। तो अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। तो सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो समग्र, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, पिछला ये मिलाते हुए, आनंददायी और रुचिकर, इंटरेस्टिंग, ठीक है, होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिर आगे हम देखेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें जैसे 4.1, 4.2 ऐसे करते करते 4.43 तक है, ये 43 से 48। तो हम इसको 2 या 3 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। धन्यवाद।